वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा ये चैनल केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता है, जिसमें हम पहले भी मेटल और नॉन मेटल 10वीं के सिलेबस से जो रिलेटेड है वो चैप्टर करा चुके हैं। आज हम लॉन्ग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया गया है। चैप्टर नंबर 3 10वीं की जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 है मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। प्रस्तावना जो मतलब चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में जानकारी सबसे पहले देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके चारों ओर बहुत सारे तत्व हैं जिनमें से कुछ अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। जो आपके चारों तरफ पदार्थ हैं, तत्व हैं, वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनको उनके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में अलग अलग तरह से बांट दिया गया है। पहले धातु, उपधातु और अधातु। धातु, अधातु और उपधातु 3 तरह से अलग अलग बांट दिया गया है। उनके गुण अलग अलग हैं। धातु के गुण अलग हैं, अधातु के गुण अलग हैं, उपधातु के गुण अलग अलग हैं। उन्हीं गुणों के आधार पर क्या किया इन्होंने, 3 तरह से इनको बांट दिया है अलग अलग। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है धातु, मेटल। तो धातु सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन के बाद में कुछ एग्जाम्पल, और उसके बाद में उसके कुछ भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वे तत्व जिनमें ऊष्मा व विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वे सभी तत्व धातु कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुएं विद्युत के क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की धनात्मक होती हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव का अर्थ यह है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जो सभी धातुएं हैं वो। उसके बाद में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, निकल, कोबाल्ट इत्यादि। सोडियम, ये सारे जो सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुएं हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ काफ़ी धातुएं यहाँ पे दी भी गई हैं आपको। लोहा हो गया, आयरन बोलते हैं जिसको। सोना, चांदी, कॉपर, निकल, कोबाल्ट यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में आता है धातुओं के भौतिक गुण। जो धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला गुण जो आता है वो आता है विद्युत व ऊष्मा चालकता। ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है, तो ये मोस्ट है, विद्युत व ऊष्मा चालकता। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन धातुओं में होते हैं। ठीक है, इसलिए शुद्ध धातु में विद्युत व ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जो हमारी धातु होती है शुद्ध धातु, उसमें विद्युत धारा और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जैसे चांदी, तांबा, सोना, लोहा आदि, और भी बाकी कई सारी धातुएं हैं जिनमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ऊष्मा भी बहुत आसानी से प्रवाहित उसमें हो जाती है। उसके आफ्टर धात्विक चमक एक नेक्स्ट हेडिंग है। धात्विक चमक का मतलब ये है, धातुओं के अंदर क्या होती है, अपनी एक चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी की वजह से धात्विक चमक होती है धातुओं के अंदर। जैसे एग्जाम्पल में वही सब कुछ आएगा, सोना, चांदी, तांबा, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप एग्जाम्पल धातु का दे रहे हैं और पहले भी आपने धातु का ही एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आया, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है धातुएं कठोर होती हैं पोटेशियम और सोडियम को छोड़ते हुए। जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। आप किस किस को छोड़ेंगे, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ देंगे। उसके बाद में जो भी बची हुई हैं वो सब क्या होती हैं, कठोर होती हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, नरम धातुएं हैं। धातुएं ठोस होती हैं पारे को छोड़ते हुए। पारा एक द्रव रूप में मिलेगा आपको, वरना उसके अलग जितनी भी धातुएं हैं वो सभी ठोस रहेंगी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि पारा एक ऐसी धातु है, या मरकरी Hg। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, इनसे एक लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना जो होता है उससे काफ़ी लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर 1 ग्राम सोना लेंगे तो काफ़ी लंबा तार बनाया जा सकता है।
तो इनमें तन्यता का गुण होता है, इनसे काफ़ी लंबा तार आप बना सकते हैं। धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं, धातुओं से पतली चादर बनाई जा सकती है। जो भी धातु है आप उसे पीट पीट कर पतली चादर में ढाल सकते हैं, ये गुण है धातुओं का। उसके बाद में धातुओं को अगर आप पीटते हो तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसको हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। उसके बाद धातुओं के गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं, मतलब कहने का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ये गलेंगे और उबलेंगे। धातुएं अपारदर्शी होती हैं, अधिकतर आपने देखा ही है कि जो मोस्टली धातुएं हैं वो कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, उसके आर पार आप अच्छे से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, इसका अर्थ ये है कि धातु में वजन थोड़ा ज़्यादा होता है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसलिए जिस चीज़ का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा। तो धातुओं का घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। उसके बाद में धातुओं के कुछ रासायनिक गुण डिस्कस करेंगे, वो तो थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मोस्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर पूछी जाने वाली जो चीज़ है वो यही है। फिजिकल गुण कम पूछे जाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं। तो इसलिए आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तो अच्छे से पूरे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। धातुओं के रासायनिक गुण, सबसे पहला जो धातुएं जो जितनी भी हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। मोस्टली धातुएं क्या करती हैं, जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो वो क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे हिंदी में भी आपको लिख के बताया है कि किस तरह से क्या बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी, हिंदी में लिख के आपको इसलिए दिया है ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद में एग्जांपल में बताया है 2Mg मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा O2 से, तो 2MgO बनाएगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे ये बता दिया गया है आपको। उसके बाद में धातु अम्ल से क्रिया करके किस तरह का गुण प्रदर्शित करती है या क्या बनाती है। धातु जो भी है वो सक्रिय अम्ल से यदि क्रिया कर लेगी, मतलब अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये ही चीज़ पहले भी आ चुकी है, एसिड और बेस जब हमने पढ़ा था तब ये इक्वेशन और ये पूरी की पूरी जो गुण है ये पूरा का पूरा उसमें भी आया था। वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसे अच्छे से याद कर लें। कोई भी धातु है यदि वो एसिड से क्रिया करती है, सक्रिय धातु होनी चाहिए, तो वो क्या बनाएगी, एक तो लवण बना देगी NaCl जैसे यहाँ पे बनाया है, उसके बाद में H2 हाइड्रोजन गैस बना देगी। तो ये काफ़ी मोस्ट है, क्योंकि ये कई जगह पे बराबर ऐसे ही आता है। उसके बाद में धातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ सक्रिय धातु ऐसी होती हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्शन दर्शाती हैं और क्या बनाती हैं, हाइड्रेट बनाती हैं। जैसे अगर हमने धातु की क्रिया, जो सक्रिय धातु है उसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराई तो धातु हाइड्रेट बन जाएगा। उसमें एग्जाम्पल में दिया गया है 2Na, क्योंकि Na एक सक्रिय धातु है, काफ़ी सक्रिय धातु है। हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, 2NaH बनाएगी, सोडियम हाइड्राइड बना देगी। तो वही धातुएं यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगी जो काफ़ी सक्रिय होंगी। जो सक्रिय नहीं होंगी, मोस्ट सक्रिय नहीं होंगी, वो रिएक्शन नहीं दर्शाएंगी और हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करेंगी। धातुओं की जल से क्रिया, धातु जल से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे वही दिया गया है। धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार जल से भिन्न भिन्न तरह की क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं या दर्शाती हैं। जैसे कुछ क्रियाशील जो धातुएं हैं वो Na और K हैं, सोडियम और पोटेशियम जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन बनाती हैं। धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं जल से रिएक्शन करने के बाद में। यहाँ पे धातु प्लस जल लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देंगे। एग्जाम्पल उसमें देखते हैं इक्वेशन में 2Na रिएक्शन करेगा किससे, 2H2O से, क्या बनाएगा 2NaOH, फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। उसके बाद में क्लोरीन से क्रिया,
सारी जो यहाँ पे पॉइंट ये दिए गए हैं रासायनिक गुण के, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। क्लोरीन से क्रिया, धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती हैं, जैसे धातु प्लस क्लोरीन धातु क्लोराइड। सोडियम जैसे क्रिया करेगा किससे, क्लोरीन से, तो क्या बनाएगा, 2NaCl बनाएगा क्रिया करने के बाद में। 2Na प्लस Cl2 जैसे इक्वेशन हुई 2NaCl हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, जो कि एक लवण है। यहाँ तक जो मेटल है वो कंप्लीट है, कुछ भी चीज़ इसमें नहीं छोड़ी गई है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेटल के बारे में। जितना भी 10वीं के सिलेबस में दिया गया है मोस्टली यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। बाकी हमारी वीडियो आती रहेंगी, उसमें कवर किया जाएगा अधातुएं नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल को इसी तरह से बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं जैसे हमने मेटल को डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम टू सेम वही तरह से हम नॉन मेटल को भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में भौतिक गुण, फिर उसी तरह से गुण चलते जाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। वे पदार्थ जिनमें विद्युत व ऊष्मा आसानी से प्रवाहित न होती हो उन्हें अधातु कहते हैं। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रसायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो हमारी क्या थी, धातुएं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रसायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसमें अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि धातुएं क्या होती थी, धनात्मक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रही थी, उनके पास में पॉजिटिव चार्ज आता था प्रोटॉन की वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ये अधातुएं, इन पे नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये कुछ अधातुएं हैं जो आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे बता दी गई हैं। अधातुओं के गुण में यहाँ पे सारे गुण उसी तरह से दिए गए हैं। पहले कुछ फिजिकल, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई हैं, तो अलग अलग ना लिख करके यहाँ पे एक ही साथ सारे गुण उसी तरह से दिए गए हैं, बिल्कुल अलग ही अलग हैं। बस यहाँ पे हमने जो गुण लिख रखा है खाली अधातुओं के गुण, यहाँ पे आना था भौतिक गुण, बस इतना फ़र्क है, बाकी सभी कुछ ठीक ठाक है। सबसे पहला गुण देखते हैं, अधातुओं में अपनी चमक नहीं होती है ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़ते हुए। अपनी इनमें कोई चमक नहीं होती है, सिर्फ किस में होती है, ग्रेफाइट और आयोडीन में होती है, बाकी किसी में भी अपनी चमक नहीं होती है। अधातुओं में विद्युत व ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है ग्रेफाइट को छोड़ते हुए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट में होती है, बाकी किसी में विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। अधातुएं मुलायम होती हैं हीरे को छोड़ते हुए, हीरा कठोर है, बाकी सभी अधातुएं मुलायम होती हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया गया है एक्सेप्शन, ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है जो यहाँ पे अलग से दिया गया है, मोस्ट है बिल्कुल। ये चीज़ें एक्सेप्शन जो है ये बिल्कुल मोस्ट है। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, मतलब लंबा तार नहीं खींच सकते आप, चादर के रूप में भी ढाल नहीं सकते अधातुओं को। उसके बाद में अधातु पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। अधातुओं के गलनांक व पथनांक कम होते हैं। अब रासायनिक गुण आप देखेंगे, बहुत ही जो मोस्ट रासायनिक गुण हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, बाकी को छोड़ दिया गया है। सबसे पहले अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, ये ही क्रिया मेटल में आई है बिल्कुल इसी पहले नंबर पर। यहाँ भी हमने वही ली है ताकि आपको डिफरेंस और अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें है अधातुएं क्रिया करके, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं। यहाँ पे ये आना था, बस थोड़ी बाई मिस्टेक यहाँ पे कुछ कमी रह गई है, तो वो मैं कंप्लीट कर देंगे। अधातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाएंगी, और वो कैसी रहेगी, या तो अम्लीय होगी या उदासीन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये धातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड सॉरी। अधातुओं की जल से क्रिया, अधातुएं जल से कोई भी क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। अधातुओं की अम्ल से क्रिया, सामान्यतः अधातुएं अम्ल से क्रिया अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। अधातु क्या है, अम्ल से कोई भी क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं और जल से भी क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया, अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करने पर क्लोराइड बनाती हैं, जैसे अधातु प्लस क्लोरीन अधातु क्लोराइड, जैसे P4 6Cl6 Cl2 फिर 4PCl3 ये बना दिया
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की, क्योंकि सरल लैंग्वेज का यूज किया गया है। आगे एक और पॉइंट है, अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। अधातु प्लस हाइड्रोजन अधातु हाइड्राइड। जैसे N2 की रिएक्शन कराई 3H2 से NH3 अमोनिया गैस बन करके तैयार हो जाती है। तो क्या बनाती है? अधातु हाइड्राइड बनाती है। जितना भी अभी तक पॉइंट हुए हैं वो सारे के सारे मोस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ही छांट कर लाया गया है जो काफ़ी मोस्ट हैं, बाकी को छोड़ दिया गया है। तो ही इसको आप बहुत अच्छे से वीडियो को पीछे करके पॉज कर करके देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद में आता है उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। मतलब कहने का धातु और अधातु दोनों के गुण इसके अंदर में आपको मिलेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी डेफिनेशन दी गई है। ऐसे तत्व जो भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा त्यागने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। एंटीमनी का जो प्रतीक चिन्ह है वो SB है, आर्सेनिक का S, ये लिख करके दिए गए हैं, सिलिकॉन का SI, जर्मेनियम का GE और इसी तरह के और भी होते हैं। फिर यहाँ पे बस सिर्फ डेफिनेशन की नीड है और कुछ नहीं चाहिए, उतना ही आप याद कर लेंगे। मिश्र धातु, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिश्र धातु, काफ़ी बार पूछा गया है 10वीं के पेपरों में, तो ये आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं, एक धातु एक अधातु भी हो सकती है उसके अंदर, को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती हैं। डेफिनेशन को पूरे ध्यान से समझेंगे और पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक बार इसको पढ़ चुके हैं। इसमें यह बताया गया है कि आप या तो दो धातुएं लेंगे, उनको गलित अवस्था में लेकर आएंगे, मतलब पिघला देंगे गर्म करके, और मिला करके उसको ठंडा कर देंगे, तो भी मिश्र धातु बनेगा। ये एक धातु है और एक अधातु, आपने गर्म किया, अच्छे से मिलाया दोनों को एक साथ, और फिर दोनों को मिलाने के बाद में एक साथ आपने उस मिला करके ठंडा कर दिया, तो भी आपको मिश्र धातु प्राप्त होगी। मतलब कहने का दो धातुएं हो सकती हैं गर्म करके ठंडा करने के लिए, एक अधातु और धातु हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब कई सारी धातु ले सकते हो आप, कुछ धातु और कुछ अधातु ले सकते हैं आप, तब भी मिश्र धातु बना सकते हैं। मोस्टली ये कहा गया है कि दो तो होनी चाहिए, उसमें एक धातु एक अधातु हो सकता है, या दोनों धातु हो सकती हैं। दोनों को मिलाकर गर्म करेंगे आप, गलाएंगे, मिला करके उनको ठंडा कर देंगे, तो क्या बन जाएगी? हमारी मिश्र धातु बन जाएगी। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा एक मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु हैं दोनों, ठीक है। धातुएं अधातुओं से क्रिया कैसे करती हैं, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। मोस्ट है नहीं है ये तो आपको देखने से ही पता लगेगा। तो यहाँ पे बताया गया है, हम जानते हैं कि अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों में या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या कमी होती है। अक्रिय गैसों को यदि हम छोड़ दें, उन जो बाकी बचते हैं उनमें या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। और तत्व स्थायी होना चाहते हैं सभी के सभी, क्योंकि जो अक्रिय गैसें हैं वो तो पहले से स्थायी हैं, बाकी जो तत्व हैं वो सभी के सभी स्थायी होना चाहते हैं, मतलब अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। अष्टक को पूरा करने का मतलब ये है अंतिम कक्षा में उनके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो वो करना चाहते हैं। उसके लिए ये सभी तत्व इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं किसी दूसरे के साथ में, ताकि अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकें। वो साझा कई तरह से हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है कि परमानेंट के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे को। वो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से साझा किया है कि इलेक्ट्रॉन दोनों साझे के बीच में रखे गए हैं। दो या दो से अधिक कितने भी इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है साझा, तो बीच में रखे गए हैं। अब जब ज़रूरत जिसको पड़ती है ज़रूरत,
उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, दोनों के दोनों साझे के। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है किसी को हम परमानेंटली एक इलेक्ट्रॉन दे दें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें। परमानेंट के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया, मांगने की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना किसी तरह का कोई चार्ज आता है। तो उसमें 3 तरह की संयोजकता हो सकती हैं। पहली वैद्युत संयोजकता, मतलब परमानेंट के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया। वैद्युत संयोजकता का मतलब ये है। इस तरह की संयोजकता में कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दे देता है। इस तरह बने यौगिक को आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। मतलब कहने का एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वो पूरा के पूरे तरीके से दे देगा, उसको स्थानांतरण कर देगा कि ले भाई इलेक्ट्रॉन तू रख ले। उसके बाद में सहसंयोजकता, इसमें क्या है, इसमें ऐसी साझेदारी होती है बराबर के इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु ने दिया है तो दूसरा जो परमाणु है वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये बराबर की साझेदारी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन परमानेंट के लिए दे दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी साझेदारी जिसमें परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हों सहसंयोजकता कहलाती है। इस तरह बने यौगिकों को क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अगर यौगिक वैद्युत संयोजकता से बना है तो वैद्युत संयोजी यौगिक, अगर सहसंयोजकता से बना है तो सहसंयोजी यौगिक। उसके बाद में आता है उप सहसंयोजकता। इसमें क्या होता है, ऐसी साझेदारी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक पूरा का पूरा युग्म, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कोई एक परमाणु किसको देता है, किसी दूसरे को दे देता है, दिया जाता है, उप सहसंयोजकता कहलाती है। इसमें जो यौगिक बनेंगे उनको क्या कहेंगे, हम उप सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस की गई है। आने वाली जो कभी वीडियो आएगी इन तीनों टॉपिकों के ऊपर में बिल्कुल डिटेल्ड एक वीडियो आएगी, जो 11वीं बेस है, वो डिटेल्ड वीडियो आएगी। उसमें आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय कम है और वीडियो हमारी अभी काफ़ी लंबी हो चुकी है पहले ही। तो इनको डिटेल्ड हम यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, टाइम लगेगा, तो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। अब आता है उसके बाद में धातुओं की संयुक्त व मुक्त अवस्था। आप सभी को पता है कि प्रकृति में धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहला तो मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। मतलब संयुक्त अवस्था का ये है कि वो किसी के साथ में जुड़ी हुई होंगी, मतलब उस पर कुछ चीज़ें चिपकी हुई होंगी, लिपटी हुई होंगी। तो उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। जब मुक्त अवस्था में हो, मतलब कहने का सिंगल धातु ऐसी की ऐसी पा जाए तो वो क्या रहेगी, आपकी मुक्त अवस्था में मिलेगी। उसके बाद में संयुक्त अवस्था में क्या मिलेगी, वो औरों के साथ में क्रिया करके मिलेगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन पहले वाली पढ़ते हैं। पहले वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो क्रियाशील कम हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब उन पर ज़्यादा रिएक्शन करे हुए कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी हुई होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ये चीज़ें मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद में संयुक्त अवस्था आती है। वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील हैं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोडियम। सोडियम के बाद में है कैल्शियम, आयरन। ये कैसे पाए जाते हैं, ये सारे के सारे संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती हैं, जैसे कॉपर है, चांदी है और आयरन है। ये दोनों अवस्थाओं में भी मिल सकता है आपको, संयुक्त भी और मुक्त अवस्था में भी मिल सकता है। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम चाहेंगे कि वीडियो को यहीं पर विराम दें, परंतु फिर भी हम इसमें खनिज और अयस्क दोनों चीज़ों को ले लेंगे, क्योंकि खनिज भी कोई ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद की जो चीज़ें बच जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक इसमें हम कवर कर लेंगे। इसमें खनिज, सबसे पहले हम खनिज को डिस्कस करेंगे। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है वे खनिज कहलाते हैं। प्रकृति में जो धातुएं पाई जाती हैं हमारी, वो जिस भी यौगिक के रूप में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब इनके साथ में जुड़ी हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं, जैसे कॉपर पायराइट। ये कॉपर का एक महत्वपूर्ण अयस्क है जो काफ़ी मोस्ट है। आपको इसका अणुसूत्र और इसका नाम याद रखना है, और ये कॉपर का अयस्क है, ये भी याद रखना है। अब हम बात करेंगे अयस्क की। अयस्क वे खनिज होते हैं, मतलब कहने का जो अयस्क हैं वो है तो खनिज ही,
जो हमारे अयस्क हैं वो हैं तो खनिजी, परंतु ये कुछ अलग तरह के खनिज होते हैं। अलग तरह का मतलब ये है कि जो भी आपने खनिज निकाला है उसमें अयस्क किसको कहते हैं? अयस्क उसको कहते हैं जिसमें बहुत ही कम खर्चे में जो हम निकालना चाहते हैं धातु वो बहुत ही कम खर्चे में निकल जाए, ठीक है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए। वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलतापूर्वक कम खर्च में प्राप्त की जाती है अयस्क कहलाते हैं। जैसे हॉर्न सिल्वर का अयस्क है, कॉपर पायरेट CuFeS2 कॉपर का अयस्क है। ये अयस्क ऐसे हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से बहुत ही कम खर्चे में जो शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये लगभग 26 मिनट का हो चुका है, इसीलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सरल लैंग्वेज में आपको ये नोट्स दिया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।